स्वागत है आप सभी का गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 31 के नेक्स्ट टॉपिक oogenesis या अंड जनन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो उस समय दो महत्वपूर्ण घटनाएं उपस्थित होती हैं। उसमें से पहली घटना थी गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन और दूसरी घटना है फर्टिलाइजेशन निषेचन। तो जो गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन की घटना है उसमें गैमेट या युग्मकों के निर्माण की क्रिया होती है और ये गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का है। मेल गैमेट या नर युग्मक के निर्माण की क्रिया या मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की क्रिया। नर युग्मक के निर्माण की क्रिया को हमने स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन ये नाम दिया था और उसके बारे में एक कंप्लीट लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा डिस्कशन oogenesis अंड जनन की क्रिया के बारे में है। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की क्रिया। तो पहले एक डेफिनेशन डिस्कस करें, oogenesis हम कहेंगे किसे। तो एक बात ध्यान रखनी है, मादा सदस्य में फीमेल के अंदर ओवरी अंडाशय उपस्थित है। ये जो अंडाशय है ओवरी है ये फीमेल गोनेड मादा जनद है। तो मादा जनद में या ओवेरी में अंडाशय में जनन उपकला कोशिकाएं या जिन्हें हम नाम देते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल, हिंदी में इन्हें हम आदि जनन कोशिकाएं कहा जाता है। तो ओवेरी में जनन उपकला कोशिकाओं या प्राइमोर्डियल जर्म सेल से मादा युग्मक या अंडाणु के निर्माण की क्रिया को oogenesis या अंड जनन कहा जाता है। पहली चीज क्लियर, अंड जनन क्या है, एक परिभाषा हमने डिस्कस की। दूसरी जानकारी हमने ये डिस्कस की, मानव शरीर में मादा सदस्य में ये अंड जनन की क्रिया कहां पर होगी। तो ये क्रिया अंडाशय में ओवेरी के अंदर होगी और जो अंडाशय है वो फीमेल गोनेड मादा जनद है। तो वहां पर ये क्रिया होती है। अब इस क्रिया में क्या होगा, इस क्रिया पर किसका नियंत्रण है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमने यहां पर एक हार्मोन का नाम लिखा है जिसका नाम है पुटिका प्रेरक हार्मोन। पूरा नाम है इसका फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो सिंपली हम नाम याद कर ले FSH। और ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। ये हार्मोन ओवेरी में पहुंचता है, अंडाशय में पहुंचेगा और इसी हार्मोन की
रिस्पॉन्स में ओवेरी के अंदर अंड जनन oogenesis की क्रिया शुरू होगी, प्रारंभ होगी। तो अंड जनन की oogenesis की संपूर्ण प्रक्रिया पर जिस हार्मोन का नियंत्रण है उस हार्मोन का नाम है फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH, और ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। एक चीज अब डिस्कस करते हैं क्या होगा। तो हमने उस दिन स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस किया था और ऐसा डिस्कशन किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 अवस्थाएं हैं। ठीक वैसे ही जब अंडाशय में, ओवरी में अंड जनन की प्रक्रिया होगी तो वो इन 3 अवस्थाओं में कंप्लीट होगी। मैंने नाम लिखे हुए हैं। जो पहली अवस्था है उसे हमने नाम लिखा है मल्टीप्लिकेशन फेज, हिंदी में इसे हम कहेंगे गुणन अवस्था। दूसरी अवस्था है वृद्धि अवस्था या ग्रोथ फेज, और जो तीसरी अवस्था है वो है मैच्योरेशन फेज या विभेदन अवस्था। तो क्या डिस्कस किया कि ओवरी में जो oogenesis अंड जनन की प्रक्रिया हो रही है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती हैं, 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं। उसमें पहली अवस्था गुणन की है, दूसरी अवस्था वृद्धि की है और तीसरी अवस्था विभेदन की है। यहां तक ठीक। अब हम आगे डिस्कस करेंगे गुणन अवस्था में क्या होगा, वृद्धि अवस्था में क्या होगा और विभेदन अवस्था में क्या होगा। अच्छा, साथ में आप सभी लोग ये ध्यान रखते रहें कि हमने जब स्पर्मेटोजेनेसिस यानी नर युग्मक के निर्माण की क्रिया पढ़ी थी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं अंड जनन या अंडाणु के निर्माण की क्रिया, तो क्या डिफरेंसेस हमें दिखते हैं, आप लोग वो थोड़ा मॉनिटर करते रहें। तो अलग से हम एक लेक्चर उस पर भी तैयार कर देंगे, शुक्र जनन और अंड जनन में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो शुरू करें। ऐसा हमने जब शुक्र जनन पढ़ा था तो वहां एक बात आती है कि नर सदस्य में शुक्र जनन की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज यानी किशोर अवस्था में 13 से 14 वर्ष की आयु में ये क्रिया प्रारंभ होती है। तो शुक्र जनन की शुरुआत किशोर अवस्था में या प्यूबर्टी एज में होती है, जबकि आज जो डिस्कस कर रहे हैं अंड जनन, ये जो क्रिया है ये उस समय प्रारंभ हो जाएगी एक फीमेल के अंदर, एक मादा सदस्य के अंदर, जब वो गर्भा अवस्था में अपनी माता के गर्भाशय में है। बात ठीक। ये पहला डिफरेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अंड जनन की शुरुआत कब हुई कि किसी भी फीमेल में, मादा सदस्य में अंड जनन की प्रक्रिया प्रारंभ उस समय हो जाती है जब वो मादा सदस्य अपनी माता के गर्भाशय में है, उसी समय ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। यहां तक ठीक। अब आगे चलते हैं, होगा क्या इस समय। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं गुणन अवस्था की, मल्टीप्लिकेशन की। तो ध्यान रखना है, आपने शुक्र जनन में भी डिस्कस किया था और यहां पर भी हम समझ रहे हैं गुणन अवस्था में जो भी डिवीजन, जो भी विभाजन होंगे
वो हमेशा माइटोसिस समसूत्री प्रकार के विभाजन होंगे। अब थोड़ा डिटेल पढ़ते, गुणन में क्या हुआ कि जो आदि जनन कोशिकाएं हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ये कोशिकाएं 2n डिप्लॉइड द्विगुणित हैं। ये कोशिकाएं क्या होता है, भ्रूण अवस्था के समय जब एक जंतु अपनी भ्रूण अवस्था में है तो ये कोशिकाएं प्रवेश करती हैं अंडाशय के अंदर। इसका मतलब अंडाशय में पहले नहीं थी, तो ये अंडाशय में प्रवेश करेगी। प्रवेश करने के बाद अब इन कोशिकाओं में लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं। तो समसूत्री विभाजन से जो भी कोशिकाएं बनेगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहेगी जितनी उन कोशिकाओं में थी जिनसे ये बनी है। तो आदि जनन कोशिकाओं में वो अंडाशय में पहुंची, वहां उन्होंने लगातार समसूत्री विभाजन किए और निर्माण किया ऊगोनिया का। अगर एक है तो ऊगोनिया, खूब सारी है तो ऊगोनिया बन गई। इन्हें हम एग मदर सेल, अंडाणु मात्र कोशिकाएं भी कहेंगे। यहां तक ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो जो गुणन अवस्था है वहां केवल समसूत्री विभाजन हुए, जो कोशिकाएं बनी उनका नाम ऊगोनिया है। अब यहां एक बात याद रखनी है, हमने कहा था कि अंड जनन की प्रक्रिया तो तभी शुरू हो गई जब ये मादा सदस्य अपनी माता के गर्भाशय में है, भ्रूण अवस्था में, उस समय शुरू हो चुकी है क्रिया। तो कितने ऊगोनिया बनने हैं, इसका मतलब जो ये गुणन अवस्था है वो जन्म के पश्चात नहीं होगी कि बर्थ हो गई, उस मादा सदस्य का जन्म हो गया, उससे पहले ही गुणन अवस्था कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद नहीं होगी। तो एक अंडाशय में कितने ऊगोनिया बनने हैं ये जन्म से पहले निश्चित हो गया। तो खूब सारे ऊगोनिया बन गए, ये सभी द्विगुणित हैं, डिप्लॉइड हैं। तो पहली स्टेज हमने पढ़ी मल्टीप्लिकेशन, गुणन अवस्था। अब यहां एक बात ध्यान रखनी है, खूब सारे ऊगोनिया बने, अप्रोक्सीमेट ऐसा हम मानते हैं कि एक अंडाशय में लगभग 60 से 80 हजार के आसपास ऊगोनिया का निर्माण गुणन अवस्था के दौरान हो चुका है, हो जाता है। अब क्या होता है कि इतने सारे ऊगोनिया बने, इसमें से क्या होगा कि एक ही ऊगोनियम एंटर करेगा वृद्धि अवस्था में या ऊजेनेसिस की प्रक्रिया में आगे जाएगा। तो बाकी के क्या करेंगे, बाकी के पोषण प्रदान करने का काम करेंगे। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, वहां वृषण में सर्टोली कोशिकाएं, पोषक कोशिकाएं थी, यहाँ ऐसी कोई कोशिका मौजूद नहीं है। तो जो बची हुई कोशिकाएं हैं वो पोषण प्रदान करने का काम कर देगी। यहां तक ठीक। अब जो दूसरी अवस्था आती है वो है वृद्धि अवस्था, ग्रोथ। तो ग्रोथ अवस्था में किसी भी प्रकार की कोई डिवीजन, ना माइटोसिस ना मियोसिस, कोई विभाजन वृद्धि अवस्था में नहीं होगा। लेकिन अंड जनन के समय जो वृद्धि अवस्था है वो बहुत लंबे समय तक चलती है। इसका मतलब शुक्र जनन की तुलना में अंड जनन की वृद्धि अवस्था अधिक लंबी होती है ताकि अंडाणु का आकार बड़ा हो सके। तो वृद्धि अवस्था सबसे लंबी अवस्था है, यहां किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होगा। और वृद्धि अवस्था को, ये मैंने यहां मेंशन किया है, 2
चरणों में विभाजित किया है। सो द ग्रोथ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले को हमने क्या कहा, पीतक जनन पूर्व वृद्धि अवस्था, प्री वाइटेलोजेनेसिस। दूसरा पीतक जनन वृद्धि अवस्था, वाइटेलोजेनेसिस। क्या होगा कि जो पहला वाला हिस्सा है प्री वाइटेलोजेनेसिस, इसमें क्या होगा कि हम देखते हैं कि खूब सारे लैंप ब्रश क्रोमोसोम बनते हैं, दिखाई देते हैं। क्या होगा इससे कि इस प्री वाइटेलोजेनेसिस में केंद्रक का आयतन बढ़ेगा, कोशिका द्रव्य के आयतन में वृद्धि होगा, आवश्यक प्रोटीनों का अधिक मात्रा में निर्माण होगा। इस तरह की क्रियाएं इस प्री वाइटेलोजेनेसिस में होगा और उसके कारण ऊगोनिया के आकार में वृद्धि होगी। तो ये जो वृद्धि हुई वो एक संरचना है जो इस अंडाणु में बनेगी, उसका नाम है यॉक। हिंदी में उससे हम कहते हैं पीतक। तो जो पीतक के निर्माण की क्रिया को हम कहते हैं वाइटेलोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ यॉक एंड डिपोजिशन ऑफ यॉक, यानी पीतक का संश्लेषण और उसका संगठन, इसको कहते हैं वाइटेलोजेनेसिस, पीतक जनन। तो पीतक के निर्माण से पहले जो वृद्धि हुई वो आपकी ये वाली है। बाद में पीतक का निर्माण होगा जो परिवर्धन के दौरान भ्रूण के लिए पोषण का काम करता है। तो आगे डिस्कस करेंगे। जो अंडे हैं वो कई प्रकार के हैं, पीतक की मात्रा के आधार पर, पीतक के वितरण के आधार पर। अभी हमें ये समझना है कि जो ग्रोथ हो रही है अंड जनन के समय वो हमारी 2 स्टेप में डिवाइड की गई है। एक पीतक के संश्लेषण से पहले वाला चरण है, एक पीतक के संश्लेषण वाला चरण है। दोनों क्रियाओं का परिणाम होगा कि जो ऊगोनिया थी उसका आकार बढ़ गया और इसे अब हम प्राइमरी oocyte कहेंगे। यहां विभाजन तो हुआ नहीं किसी प्रकार का, इसलिए जो प्राइमरी oocyte बना वो डिप्लॉइड द्विगुणित संरचना है। और इसी के साथ अंड जनन का दूसरा चरण पूर्ण हो जाता है, सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, जिसे हमने नाम दिया था ग्रोथ या वृद्धि अवस्था। तो 2 चीजें डिस्कस की, गुणन में समसूत्री विभाजन डिस्कस की, वृद्धि में ये 2 प्रकार की वृद्धि हमने डिस्कस की। अब आगे चले। अब आगे आता है विभेदन अवस्था। तो हमने पढ़ा था कि विभेदन के समय जो भी विभाजन होंगे वो होंगे अर्धसूत्री। तो 2 भागों में होगा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। अब क्या हुआ यहां पर वो थोड़ा समझना। प्राइमरी oocyte में पहले हुआ अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, ठीक। लेकिन ये जो विभाजन हुआ है इट इज नॉट ए इक्वल डिवीजन, ये अनइक्वल मियोसिस हुआ, असमान हुआ। मतलब जो 2 कोशिकाएं बनेगी अर्धसूत्री फर्स्ट के द्वारा, एक आकार में बहुत ज्यादा छोटी होगी, दूसरी आकार में बहुत बड़ी होगी। तो जो छोटी है उसको हम पोलर बॉडी, ध्रुव काय के नाम से जानते हैं। ये आगे अंड जनन की क्रिया में सम्मिलित नहीं होगी। जो दूसरी बड़ी वाली बनी वो सेकेंडरी oocyte है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, इसलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी n हैप्लॉइड रह गई है, ये अगुणित बनी है। फिर सेकेंडरी oocyte में हुआ मियोसिस सेकंड, फिर वही बात, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड भी असमान हुआ, अनइक्वल हुआ। तो फिर एक छोटी ने एक बड़ी कोशिका बनी, छोटी वाली ध्रुवीय काय, आगे कोई काम नहीं है इसका। एक बन गई बड़े आकार की अंडाणु, अगुणित है। और इस प्रकार इन तीनों अवस्थाओं के अंत में
एक ऊगोनियम अगर अंड जनन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो केवल एक ही अंडाणु का निर्माण करेगा। शुक्र जनन में हमने डिस्कस किया था, अगर एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया शुक्र जनन में सम्मिलित होता है तो वो कितने शुक्राणु बनाता है? 4 शुक्राणु बनाता है, जबकि यहां केवल एक ही अंडाणु बनेगा। अब यहां एक बात हम ये दिमाग में आनी चाहिए कि यहां जो अर्धसूत्री विभाजन है वो इक्वल क्यों नहीं हुए, असमान अनइक्वल क्यों हुए? तो एक कारण ये हो सकता है कि अंडाणु का आकार बड़ा होना चाहिए, लार्ज इन साइज, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में कोशिका द्रव्य होगा, तभी परिवर्तन के दौरान वो पोषण उपलब्ध करवा पाएगा। बात ठीक है यहां तक? तो जब भी निषेचन होता है, जाइगोट बनता है, तो उसमें जो भी कोशिका द्रव्य है उसका योगदान अंडाणु के द्वारा दिया जाता है, शुक्राणु के द्वारा योगदान नहीं दिया जाता है। तो अंडाणु बड़ा होना चाहिए। अब अगर ये विभाजन जो अर्धसूत्री फर्स्ट और सेकंड हुए, अगर ये समान होते तो अंडाणु का आकार इतना बड़ा नहीं होता, छोटा होता, तो वो पर्याप्त बड़ा रहे। इसलिए यहां जो मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन हुए हैं वो आपके अनइक्वल, असमान प्रकार के होते हैं, हुए हैं। यहां तक ठीक? तो ये हमने अंड जनन के बारे में एक बेसिक डिस्कस किया। अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। नंबर 1, होता क्या है कि प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है। होगा क्या कि विभाजन रुक जाता है, कि अर्धसूत्री विभाजन ऐसे कंटिन्यू नहीं होगा। जैसे शुक्र जनन के समय तो मियोसिस फर्स्ट हुआ, बाद में मियोसिस सेकंड हुआ, लेकिन अंड जनन के समय ऐसा नहीं है। अंड जनन के समय क्या है, मियोसिस फर्स्ट में विभाजन आके अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। अब वो विभाजन आगे कब होगा कि जब इस द्वितीयक oocyte, सेकेंडरी oocyte, इस अवस्था में देखो, यहां तक का मामला तो अंडाशय में ही था, ओवेरी में ही था। कौन से हार्मोन? उसके कारण ये हुआ, FSH के कारण। फिर अचानक से क्या होता है, एक दूसरा हार्मोन आता है जिसका नाम है LH, ये भी पीयूष ग्रंथि से बनता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। इसके आने से क्या होगा कि जो ये सेकेंडरी oocyte है जो अंडाशय में था वहां से बाहर निकल जाएगा। इसको कहते हैं अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। ये बाहर आया और बाहर आकर ये पहुंचा फैलोपियन नलिका में। कहां पर? और हमने पढ़ा था शुक्राणु और अंडाणु का संलयन यानी निषेचन उसी फैलोपियन नलिका में होता है। तो अब ये जो संरचना है द्वितीयक oocyte, ये है फैलोपियन नलिका में। अगर शुक्राणु इसके संपर्क में आया यानी निषेचन हो रहा है, तो शुक्राणु की एंट्री अगर यहां हुई तो ही बचा हुआ अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा और ये अंडाणु में परिवर्तित हो जाएगा। अगर इस अवस्था में ये बाहर आया और शुक्राणु के संपर्क में नहीं आया, निषेचन की कोई संभावना नहीं है, तो ये जो बचा हुआ अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है ये नहीं होगा और रज चक्र के समय योनि मार्ग से द्वितीयक oocyte ही बाहर निकलेगा, अंडाणु बाहर नहीं निकलेगा। तो यहां विभाजन रुक जाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड है वो बाद की अवस्था में निषेचन से ठीक पूर्व में होगा। ये भी एक बात याद करने वाली थी। यहां तक ठीक? अब एक और बात, अब ये जितने भी प्रोसेस हो रही है, हमने कहा नियंत्रण किसका था? फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन। तो ये जो होते हैं ऊगोनिया के अंदर प्राइमरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, तो ये सब काम कुछ पुटिकाओं के अंदर हो रहे हैं। तो जब हम अंडाशय की संरचना देखें तो अंडाशय की संरचना में जनन उपकला कोशिकाएं हैं, यानी वही प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आ गई हैं, समसूत्री विभाजन कर रही है, ऊगोनिया बना रही है। ये ऊगोनिया क्या करते हैं, या जो जनन उपकला कोशिकाएं हैं वो अंडाशय की
जो भित्ति है उससे टूटकर वल्कूट वाले भाग में आ जाएगी, कॉर्टेक्स में। वहां क्या है, पुटिकाएं बनेगी, प्राथमिक पुटिकाएं, फिर द्वितीयक पुटिकाएं, तृतीयक पुटिकाएं। तो उन पुटिकाओं के भीतर ये ऊगोनिया, प्राइमरी के अंदर ऊगोनिया है, फिर सेकेंडरी तक गए तो प्राइमरी ऊओसाइट है, फिर टर्शरी, और अंत में क्या, एक परिपक्व पुटिका रहती है। तो क्या होता है, अंडाशय में प्रारंभ में इस FSH के कारण खूब सारी पुटिकाएं बनेगी, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटिकाएं। उसमें से कुछ द्वितीयक में चेंज हो जाएगी, बाकी पोषण प्रदान कर देगी। तो प्राइमरी से कुछ द्वितीयक पुटिकाएं बनी, द्वितीयक से कुछ तृतीयक पुटिकाएं बनी, और अंत में केवल एक पूर्ण परिपक्व पुटिका बनेगी जिसे ग्रैफियन पुटिका कहा जाएगा। उस ग्रैफियन पुटिका में ये सेकेंडरी ऊसाइट मौजूद है, और अंडोत्सर्ग के समय उसी ग्रैफियन पुटिका से ये सेकेंडरी ऊसाइट बाहर निकलेंगे, फैलोपियन नलिका में आ जाएंगे। कौन से हार्मोन की उपस्थिति में? LH हार्मोन की उपस्थिति में। अब अंतिम बात मैं डिस्कस करूंगा, वो बात करूंगा पीतक के बारे में, यौग के बारे में। ध्यान रखना, ऐसे जंतुओं की मैं बात कर रहा हूं जिनमें परिवर्धन बाह्य है। देखो, परिवर्धन का मतलब है भ्रूण का परिवर्धन, बाह्य का मतलब जंतु के शरीर से बाहर हो रहा है। मतलब पक्षियों को देख ले, सरीसृपों को देख ले, रेप्टाइल्स को देखें, बर्ड्स को देखें, तो उनमें क्या है, भ्रूण का परिवर्धन जंतु के शरीर से बाहर हो रहा है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट है। तो ऐसे अंडों में पर्याप्त मात्रा में यौक, पीतक होना चाहिए। ये पीतक क्या करेगा, परिवर्धनशील भ्रूण को क्या प्रदान करेगा, तो ये परिवर्धनशील भ्रूण का पोषण है, ये उसे न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इसी पीतक के संश्लेषण व संगठन को हमने पीतक जनन, वाइटेलोजेनेसिस कहा है। अगर मैं पीतक का संगठन देखूं तो पीतक में लगभग आप देखोगे 48% के आसपास तो वाटर है, पानी है। लगभग इसमें 32% के आसपास आपके फॉस्फोलिपिड हैं, 16% के आसपास इसमें आपके प्रोटीन हैं, और 1 to 5% के आसपास इसमें मिनरल्स हैं, उदासीन वसा हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। इस तरह के ये एक संगठन हमने डिस्कस किया है पीतक का। पीतक का निर्माण यकृत की कोशिकाएं करती है, हिपेटोसाइट्स, और फिर वहां से वो अंडाशय में आएगा और वृद्धि अवस्था के इस भाग में, विटेलोजेनेसिस में, ये अंडाणु के भीतर संचित हो जाएगा। इसी क्रिया को पीतक जनन हमने कहा है। तो आज का टॉपिक अंड जनन आपको समझ में आया होगा। कल हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन, मानव की बात करें तो मानव का अंडा, अंडे का मतलब है निषेचित अंडा। इज इट क्लियर कि निषेचन हो जाएगा, क्योंकि वो अगर अंडा है तो निषेचित है, क्योंकि अंडोत्सर्ग के समय ये नहीं निकलता है, अंडोत्सर्ग के समय द्वितीयक ऊसाइट मुक्त होता है। तो कल एक डिस्कस करेंगे अंडाणु या निषेचित अंडे की संरचना के बारे में, उसमें कितना पीतक है भी कि नहीं है, कौन सी झिल्लियां उसके चारों ओर होती है, वो सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।